Hello everyone, this is going to be our second lecture of working capital management series. लेक्चर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है चैनल पर, तो जिसने भी नहीं देखा है आराम से आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ऑलराइट, तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कि वर्किंग कैपिटल की मीनिंग क्या होती है। फिर हमने देखा था कि व्हाट आर द टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसमें हमने देखा था कि वर्किंग टाइप में क्या क्या था। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल था और हमारे पास था नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिर हमने देखा था कि क्या नीड है वर्किंग कैपिटल की। फिर हमने देखा कि व्हाट आर द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव एंड इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिर हमने अप्रोचेस देखी थी, अप्रोचेस टू डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मिक्स। ठीक है, अब हमने देख लिया वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ठीक है, बट क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में देखा ही था कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या क्या कॉज एंड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आपने वर्किंग कैपिटल को प्रॉपर नहीं रखा। ठीक है, अगर एक्सेस हुआ तो क्या हो सकता है और इनएडुकेट हुआ तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको कैसे मैनेज करके रखा जाए। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग कवर अप करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, कैश मैनेजमेंट को और रिसीवेबल मैनेजमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। ठीक है, तो जब हम इन्वेंट्री की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इन्वेंट्री क्या होती है, आप इन्वेंट्री से क्या समझते हैं। इन्वेंट्री बेसिकली आप जो भी रॉ मटेरियल यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर प्रोडक्शन पर्पस। ठीक है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए आप जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज़ करें वो आपका इन्वेंट्री के अंदर ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये होता है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो कि आप रॉ मटेरियल को कहाँ से परचेज़ करोगे, कैसे उसको हैंडलिंग चार्जेस वगैरह हैं जो हैं वो सब देखेंगे, स्टोर करने का और बाकी के जो भी है वो सब उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग करें। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या समझते हैं, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल है और उससे रिलेटेड आइटम्स है उनकी मैनेजमेंट को ही आप क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कैसे, मतलब आप क्या परचेज़ करना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा रॉ मटेरियल आपको परचेज़ करना है। ठीक है, आप कहाँ से परचेज़ करेंगे, हाउ यू विल परचेज़ इट, और फिर आपको कितनी क्वांटिटी में उसको परचेज़ करना है। ठीक है, आप कहाँ उसको स्टोर करेंगे, तो ये सब किस में आ जाता है, ये आपका आ जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। ऑलराइट, तो हम देखेंगे क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। ठीक है, क्यों हमको रिक्वायरमेंट होती है इन्वेंट्री को मैनेज करने की। ठीक है, क्यों हम क्या सोच के इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो है, सबसे पहला पॉइंट है टू एफिशिएंट एंड स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस। टू अब स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस या फिर आपका है एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखो जब भी इन आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर राइट टाइम पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तो क्या होगा, वो जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बनने तक का वो स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल टाइम पर अवेलेबल था। बट अगर यहीं पर हम देखें, अगर रॉ मटेरियल टाइम पर अवेलेबल नहीं है तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो एफिशिएंट और स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए भी आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट है टू मेंटेन ऑप्टिमम इन्वेंट्री टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, तो अब कैसे कर सकते हैं ये, देखो जब भी आप प्रॉपरली मेंटेन करके रखेंगे ना, जो भी ऑप्टिमम इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखेंगे तो क्या है, ग्रो करने में हेल्प करेगी। बट फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आए थे, ठीक है, बट अब आपके पास इन्वेंट्री अगर टाइम पर अवेलेबल नहीं होगी तो आप वो ऑर्डर्स कैसे लोगे। ठीक है, क्योंकि उन ऑर्डर्स को टाइम विद इन टाइम फ्रेम आप कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज करें। ठीक है, सो दैट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट टू मीट द सीजनल डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी होता है कि जो भी सीज़न है उसके हिसाब से, मतलब रॉ मटेरियल चाहिए होता है और उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है टू मीट द सीजनल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू अवॉइड प्राइस इंक्रीज इन फ्यूचर। तो ये वाला जो पॉइंट है टू अवॉइड प्राइस इंक्रीज इन फ्यूचर, इसका मतलब क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, अगर हमारे पास हमने ऑन टाइम अगर रॉ मटेरियल परचेस कर लिया, ठीक है, अगर ऑन टाइम कर लिया होगा तो हमको जो प्राइस होगी उस पर अवेलेबल हो जाएगा। बट अगर इन फ्यूचर हो सकता है कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने लग जाएं, ठीक है, और जो भी रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई कम हो जाए।
ठीक है। अगर सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी रॉ मटेरियल की, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रॉ मटेरियल का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो कैसे उसको मार्केट को उसको आप फुलफ़िल करेंगे डिमांड को। तो इसलिए क्या होगा, इसको अवॉइड करने के लिए इन फ्यूचर आपकी जो इन्वेंट्री की प्राइस है वो इतनी हाई ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या है, पहले से प्रॉपर ऑप्टिमम आपको इन्वेंट्री को मैनेज करते हुए चलना है कि हाँ, अगर इन फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो कि आपको मतलब ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है इन्वेंट्री के लिए, वही प्राइस ज़्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है, जो कि आप अगर पहले खरीदते तो हो सकता है कि अगर आपने प्रॉपरली मैनेज किया होता तो आपको कम प्राइस में मिल जाती। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या, टू इंश्योर द लेवल एंड साइट ऑफ इन्वेंट्रीज रिक्वायर्ड। तो आप देखेंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट है, कितना लेवल चाहिए, उसको प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए बेसिकली। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टू प्लान व्हेन टू परचेज एंड वेयर टू परचेज। तो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि आपको कब परचेज करना है इन्वेंट्री को। ठीक है, या फिर कहाँ से परचेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज टू अवॉइड ओवर स्टॉक एंड अंडर स्टॉक। ठीक है, ओवर स्टॉक एंड अंडर स्टॉक क्या, अगर आप एक्सेसिव रख लेंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप वो फंड कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे, बट आपने यहाँ फंसा दिया। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अगर इनएडुकेट हुआ तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेज और इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो इन्वेंट्री को आप प्रॉपर्ली मैनेज करके रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे, तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब इससे आप क्या समझते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर प्रॉपर टाइम पर टाइम पर राइट मटेरियल अवेलेबल होगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो स्मूथ फंक्शन होंगे उसकी। ठीक है, और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है कि वो यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये जो मेन एडवांटेज इन्वेंट्री कंट्रोल का ये होता है कि आपको प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द प्रॉफिट। अब इंक्रीज इन द प्रॉफिट कैसे, अगर आपके पास प्रॉपर्ली ऑन टाइम अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, इन्वेंट्री अवेलेबल होगी, तो अगर आपको कोई ऑर्डर्स वगैरह तो आप ले लेंगे उसको। ठीक है, कि हाँ हमारे पास तो अवेलेबल है, हमने जो भी एस्टिमेशन किया था उसके हिसाब से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मिनिमम स्पॉइलेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, अगर आप प्रॉपर्ली इन्वेंट्री को कंट्रोल करेंगे तो इससे क्या होगा, जो वेस्टेज वगैरह वो बहुत कम होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर रॉ मटेरियल काफ़ी एक्सेसिव में था। ठीक है, काफ़ी एक्सेसिव रॉ मटेरियल था, और वहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉपर नहीं था। तो वर्कर्स क्या कर रहे थे, उनको लग रहा था ठीक है थोड़ा बहुत वेस्ट भी हो जाएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, बट अब ये थोड़ा थोड़ा करके कितना वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉपर रहे तो आपको पता होगा कि हाँ इतनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम इतना लेके आते हैं, तो उससे क्या होगा, ये वेस्टेज मिनिमम होगा और स्पॉइलेज जो रॉ मटेरियल हो रहा है वो भी एकदम मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, चलिए अब हम टेक्निक्स देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। ठीक है, तो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो सब हम देखने वाले हैं। तो पहला हम देख रहे हैं EOQ। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो भी आप लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, ठीक है, जिस पे आपका जो टोटल इन्वेंट्री का कॉस्ट है ना वो एकदम कम हो। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट में क्या क्या इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। अब टोटल कॉस्ट में आपका क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ जाएगा और कैरिंग कॉस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप ऐसा एक लेवल डिटरमाइन करेंगे जहाँ पर आपका जो कैरिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है क्या है, एकदम मिनिमम हो, मतलब सबसे कम लगे। अब कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, तो मैं ये बता देती हूँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये होता है जब आप कोई भी रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल आप ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, और एक कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका गोडाउन वगैरह में आपको रॉ मटेरियल स्टोर करके रखना है, तो वो सब क्या होती है आपके कैरिंग कॉस्ट के अंदर आ जाती है। आपको जो स्टोर करके रखने तक का जो है ना, मतलब ऑर्डरिंग के बाद का जो होगा वो सारा आपका कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कब आया था, ये आया था 1950 में 15 में। किसके थ्रू आया था, ये आया था FN हैरिस के थ्रू। ठीक है, अब इसका कुछ फार्मूला वगैरह है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो EOQ को कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो ये वाला होता है, √2 AO/C। ठीक है, अब इसमें A क्या होता है, A होता है आपका एनुअल यूसेज जो भी आप इन्वेंट्री का करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे B यूज़ किया है तो आप इसको
यहाँ पे बी लिख देती हूँ मैं, चलिए ए बी, ठीक है। बी बाइंग कॉस्ट या फिर आप कह सकते हैं आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है भाई सेम चीज़ है, वो लिखेंगे और फिर हम लिख देंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे चार्ट, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हम। तो यहाँ पर आपका एनुअल कॉस्ट दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपके लिए ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो ईओक्यू क्या होता है, ईओक्यू में आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपका होल्डिंग कॉस्ट ये सबसे मिनिमम हो, ठीक है, तो वो आपका ईओक्यू में आ जाता है, ठीक है। जिस भी पॉइंट पर मिनिमम होगा वो आपका क्या है, ईओक्यू में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और भी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जहाँ पे आप क्या करते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब पहला है एबीसी एनालिसिस, ठीक है। एबीसी एनालिसिस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे जो इन्वेंट्री है ना उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए गए ए बी सी, ठीक है। तो ए कैटेगरी जो होती है इसमें क्या होता है, ये ए कैटेगरी होती है, ये मतलब क्वांटिटी में 10% होती है बट इसकी जो वैल्यू होती है काफ़ी हाई होती है, ठीक है। तो वैल्यू इसकी क्या है 70% होती है। बट अब जब आप दूसरी कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी बी, तो कैटेगरी बी में क्या होता है, इसकी वैल्यू और इसकी क्वांटिटी सेम ही रहती है 20%। जो सबसे लास्ट वाली होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें आपकी जो वैल्यू है वो कम होती है बट जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमने एबीसी एनालिसिस में देखा, तो एबीसी एनालिसिस में जो आइटम्स होते हैं ना इन्वेंट्री के, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी जो मेन जो क्राइटेरिया वो है वॉल्यूम और वैल्यू के बेसिस पर, ठीक है। तो कैटेगरी ए में क्या होता है, कैटेगरी ए में जो वैल्यू है, वैल्यू काफ़ी हाई होती है, ठीक है, मतलब 70% वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, और 10% क्या है आपका क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी में तो कम है लेकिन उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। फिर दूसरे कैटेगरी के आ जाते हैं, वो है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में दोनों बराबर रहता है, ठीक है, वैल्यू भी वही है और क्वांटिटी भी वही है, ठीक है, वॉल्यूम बेसिकली। एंड फिर लास्ट कैटेगरी है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में क्या होता है, सी कैटेगरी में आपकी 10% वैल्यू है, ठीक है, और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आप कह सकते हैं वॉल्यूम ज़्यादा है और वैल्यू कम है, ठीक है। फिर हमारे पास है वेद एनालिसिस। वेद में क्या है, वी इज़ फॉर वी स्टैंड्स फॉर वाइटल आइटम्स ऑफ द इन्वेंट्री, तो और ई है आपका एसेंशियल आइटम्स ऑफ द इन्वेंट्री, और लास्ट का डी है डिज़ायरेबल आइटम्स। तो वेद में भी यही होता है, तो जो वाइटल होते हैं उनकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है, ठीक है, और जो डिज़ायरेबल उसका वैल्यू थोड़ा सा मतलब लास्ट वाला है, जैसे सी कैटेगरी में होता है वैसे कम होता है, ठीक है। फिर एच एम एल एनालिसिस, यहाँ पे एच का मतलब है हाई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, एम का मीडियम है, बाकी का लास्ट में लो है, ठीक है। अब हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया, अब हम देखेंगे कैश मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो कैश मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। हर एक बिज़नेस को कैश की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, अपने बिज़नेस को रन करने के लिए। तो अब बिज़नेस को बहुत सारे कैश पेमेंट्स करने होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को लेना होता है, ठीक है, बहुत सारे सर्विसेज वगैरह, कोई भी तरह का बिज़नेस एक्टिविटी हो रहा है तो वहाँ पे आपका कैश का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि कैश को प्रॉपरली मैनेज किया जाए, ठीक है। चलिए तो हम देखेंगे क्या मेन मोटिव्स हो सकते हैं कैश को होल्ड करने के सबसे। तो पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव। तो ट्रांजैक्शन मोटिव में क्या है, तो ट्रांजैक्शन मोटिव ये बोलता है कि इस मोटिव के हिसाब से क्या है कि कैश क्यों चाहिए होती है, कैश चाहिए होती है जो भी आपकी रेगुलर रूटीन्स वगैरह हैं, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, नॉर्मल आपकी जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बिज़नेस की, ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो सारे आपके ट्रांजैक्शन मोटिव में जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए चाहिए था, या फिर कोई भी एक्सपेंस पे करने के लिए चाहिए था, ठीक है, टैक्स पे करने के लिए, डिविडेंड पे, ये सब की सब क्या आ गया आपका ट्रांजैक्शन मोटिव में आ गया। दूसरा है पिक्यूनरी, प्रिकॉशनरी, ठीक है। प्रिकॉशनरी में क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर इन फ्यूचर कोई भी अनएक्सपेक्टेड कंटेंजेंसी, मतलब कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ऐसी राइज हो जाती है जहाँ पर आपको कैश की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो आप एक थोड़ा सा क्या है कैश ऐसे इमरजेंसी के लिए रखते हैं, ठीक है, कि इन फ्यूचर अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है तो वो आपको मीट आउट करने के लिए आप रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया जैसे कि फ्लड वगैरह आ गया, ठीक है, कोई किसी ने स्ट्राइक वगैरह कर दी, तो ये सब किस में आ जाएगा, प्रिकॉशनरी मोटिव की वजह से आप क्या कैश को होल्ड करके। फिर है स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव में क्या होता है, स्पेकुलेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इन फ्यूचर कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई, मतलब क्योंकि जो मार्केट है वो अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभी आपके पास आ रही है, कुछ कुछ आपको क्या और नुकसान हो जा रहा है, या कभी कभी कुछ आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जा रही है जिसकी वजह से बिज़नेस बहुत ग्रो कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए कुछ पोर्शन आप
ऐसे भी होल्ड करके रखते हैं सो दैट अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ अराइज होता है तो आप अपने फंड को वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकें, कैश को वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रखा है कि जैसे कि रॉ मटेरियल है, ठीक है, आप परचेज करने थे तो आपको बस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई मार्केट में, ऐसा कुछ हुआ कि ऐसी सिचुएशन हो गई कि जो रॉ मटेरियल था उसका प्राइस काफ़ी लो हो गया, ठीक है, तो ये आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन हो गई, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप फटाफट से खरीद सकते हैं अगर आपके पास कैश अवेलेबल होगा तो, ठीक है। तो एक मोटिव ये भी हो सकता है। फिर जो लास्ट मोटिव वो है कंपनसेटिंग मोटिव। कंपनसेटिंग मोटिव में क्या लिखा हुआ है, कंपनसेटिंग मोटिव ये बोलता है कि इट इज़ अ मोटिव फॉर होल्डिंग कैश टू कंपनसेट बैंक फॉर प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज और लोन्स, ठीक है। तो जो भी बैंक से आपने लोन्स वगैरह ले रखे हैं, कोई भी सर्विस वगैरह ले रखे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, आपको लेके रखना पड़ता है। तो बैंक के बहुत सारी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि क्लियरेंस ऑफ चेक हो गई, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हो गई, ये सब, ठीक है। तो हमारे पास 4 हो गए। मेनली देखो जब बात करते हैं ना तो ये तीनों की करी जाती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है। बट एक और होता है, वो ये है लास्ट वाला जो लिखा हुआ है कंपनसेटिव मोटिव, कंपनसेटिंग मोटिव, ठीक है। अब हम देखेंगे कैश मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स, ठीक है। तो कैश मैनेजमेंट को कैसे किया जा सकता है, कैश को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो पहला है आपका कैश फ्लो फोरकास्टिंग। तो कैश फ्लो फोरकास्टिंग क्या बोलता है, यहाँ पर आप प्रोडिक्ट कर देते हैं कि फ्यूचर में किस तरह के कैश इनफ्लोस होने वाले हैं, आउटफ्लोस होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा है बजटिंग। आप इसमें क्या हो रहा है कि आप प्रॉपर्ली एलोकेट कर देते हैं, एफिशिएंटली एलोकेट कर देते हैं एक्टिविटीज़ में कि हाँ इस डिपार्टमेंट को इतना ही आउटफ्लो करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पर इतना ही इनफ्लो होना चाहिए। तो बेसिकली आप बजट प्रिपेयर करके रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजिंग रिसीवेबल्स। ऑप्टिमाइजिंग रिसीवेबल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्सलरेटिंग द कलेक्शन अकाउंट रिसीवेबल टू इंक्रीज कैश इनफ्लो। मतलब कि जो भी आपके क्या है कि रिसीवेबल्स है तो उनका जो पीरियड है ना, आपने फॉर एग्जांपल रखा हुआ था कि 10 दिन में दे दें, ठीक है, तो आप उसको प्रॉपर्ली उसको करके रखिए कि फटाफट विद इन टाइम वो लोग वो कर दें, ठीक है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, टाइम को रिड्यूस भी कर दे सकते हैं कि भाई हाँ इतने टाइम में दे देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है मैनेजिंग पेबल्स, ठीक है। फिर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री को आप प्रॉपर्ली ऑप्टिमल करके रखेंगे तो आपका कैश क्या है, कहीं कहीं आपके पास फ्री अप कैश रहेगा। आप एक्सेसिव इन्वेंट्री खरीदेंगे तो वो कैश कैश ही तो जा रहा है वहाँ पे। तो इन्वेंट्री को भी आप प्रॉपर मैनेज करके हो तो ये भी आपका क्या है, एक तरह की टेक्निक हो जाएगी जहाँ पे आप क्या है कि कैश को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ठीक है। फिर है कैश कॉन्सेंट्रेशन, फिर है कैश स्विपिंग और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैश, ठीक है। जो भी आपके पास एक्सेस कैश बचा है तो आप उसको क्या करें, लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में लगा दें, ठीक है। इससे क्या है एडिशनल इनकम भी जनरेट होगी। फिर है आपका कैश फ्लो हेजिंग, फिर है एक है आपका कैश फ्लो मैपिंग। तो यहाँ पे आप जो पोटेंशियल लिक्विडिटी गैप्स हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। फिर आप फ्यूचर में जो भी आपके कैश फ्लोज होने वाले हैं वो आप देख लें। नेक्स्ट है कैश प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़। तो आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाएं जहाँ पे आप प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर सकें उनको, कि कैश रिजर्व्स वगैरह रखें, जो भी अगर अनसर्टेन सिचुएशंस आ जाती है वहाँ पे यूटिलाइज़ किया जा सके, ठीक है। फिर है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आप रेगुलरली क्या है अपने कैश फ्लोज को मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं, तो ये सब आप देख रहे हैं। टाइमली एडजस्टमेंट जो भी हो रहे हैं वो उस पर प्रॉपर्ली नज़र रखेंगे तो क्या है उसे कैश आप प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। अब हमने कैश मैनेजमेंट देख ही चुका है। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक हमारा वो है रिसीवेबल मैनेजमेंट का, ठीक है। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होता है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं रिसीवेबल क्या होता है। रिसीवेबल क्या होते हैं मतलब देखो फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम कभी भी कस्टमर्स को अ, कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं कर रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि बोलते थे कि बाद में पेमेंट कर देना। अब जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं बिल वगैरह बना के दे देते हैं कि हाँ लॉ एक्सचेंज वगैरह बना के दे देते हैं, आप कोई भी कुछ भी तरह का वो कर देते हैं सो दैट वो बाद में आके वो पे कर सकें, ठीक है। बट अब क्यों ज़रूरी है ये रिसीवेबल मैनेजमेंट, इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाए या कस्टमर भाग जाए या कुछ कर दे, ठीक है, आपका पेमेंट ना आए, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ना प्रॉपर्ली इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट आपका नुकसान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवेबल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं कंपनीज़ के अकाउंट, कंपनी के जो भी अकाउंट रिसीवेबल्स है उनको, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे होता है कि जो भी कस्टमर्स वगैरह है, ठीक है, और जिससे भी आपको अमाउंट रिसीव होने वाला है, ठीक है,
उसको आप प्रॉपरली मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज़ एम्ड एट इंश्योरिंग टाइमली कलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू आप टाइमली कलेक्शन, मतलब 10 दिन का पीरियड है तो 10 दिन के अंदर ही आपको पेमेंट चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ करके रखें, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोशिश की जाती है कि मिनिमम जो है बैड डेट का रिस्क रहे, ठीक है। अब हम कुछ की एस्पेक्ट्स देख लेंगे रिसीवेबल मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे पहला है क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। तो एक प्रॉपर क्रेडिट पॉलिसी बना के रखो, ठीक है, कि हाँ उसके अंदर ही क्या है कस्टमर पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बना के रखो कस्टमर्स के लिए, जो भी क्रेडिट पे अगर आप किसी को कुछ सामान दे रहे हैं तो प्रॉपर रखो कि हाँ इस पर आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट टर्म्स रख दो, ठीक है, क्रेडिट लिमिट वगैरह हो सकती है, पेनल्टी रख दो, अगर आपने लेट पेमेंट करी तो इतनी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट एनालिसिस, ठीक है, असेसिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द। तो कस्टमर को ना जब भी आप क्रेडिट पे कुछ सामान दे रहे हैं तो उस पर पहले आप देख लो कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, ठीक है, क्या वो पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या रही है, क्या वो पे करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये सब देखने के बाद ही आप क्या है उसको क्रेडिट पे कुछ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वॉइसिंग। तो जब भी आप कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी कस्टमर को दे रहे हैं क्रेडिट पर सामान, तो आप देखिए कि उसको प्रॉपर एक्यूरेट और टाइमली इन्वॉइसेस को इशू कीजिए, ठीक है, जिसमें स्पेसिफाई कीजिए कि ट्रांजैक्शन की डिटेल वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग रिसीवेबल्स। रेगुलरली चेक करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए कहाँ कहाँ से आपके ओवर ड्यू बचे हुए हैं, कहाँ से आपका कलेक्शन हो चुका है, कहाँ से आप रिपीट कलेक्शन करने हैं, तो ये सब देखते रहिए। फिर नेक्स्ट है कलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। तो कलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है, आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं कि मतलब कि आपके पास वो पेमेंट फटाफट आ जाए। तो इसमें क्या इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि सेंडिंग रिमाइंडर्स, तो कस्टमर्स को बताया जा रहा है कि हाँ आपका ड्यू है, आपको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। और अगर नहीं करे तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉल वगैरह कर देते हैं, ठीक है, कॉल करके कस्टमर को रिमाइंड करो कि भाई हाँ तुमने पेमेंट नहीं करी है, इस टाइम तक करनी थी, और उनको या फिर पेमेंट प्लान्स को ऑफर करो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, कुछ कुछ जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कस्टमर्स के पास अगर अगर वो ऑन टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है, वो चाहता है कि अभी हमें पेमेंट नहीं करनी है, हम बाद में पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, हमारा डेटर बन जाता है। बट शॉपकीपर्स वगैरह होता है क्या होता है, डिस्काउंट दे देते हैं कि अगर आपने अभी पेमेंट कर दी तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो कुछ ऐसे स्कीम्स रखो सो दैट कस्टमर क्या करे, फटाफट से जितना हो सके ये रिसीव कैश में मतलब दे दे। और अगर नहीं दे रहा है तो कुछ ऐसी स्कीम रखिए कि आपने 10 दिन के अंदर दे दिया तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप्स। तो आपको प्रॉपर प्रॉपर पॉजिटिव कस्टमर रिलेशनशिप रखना है सो दैट कोई भी ग्रजेस ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे मेजर्स लो कि आपका रिस्क एकदम कम रहे, ठीक है, कस्टमर बेस जो है डाइवर्स हो भले लेकिन रिस्क कम रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर कंसिडरिंग द रिसीवेबल साइज। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हाँ आपको इतना वॉल्यूम में मतलब इतना आपको रिसीवेबल दे सकते हैं आप, ठीक है, इतने लोगों को आप क्रेडिट पर सेल कर सकते हैं सब, ठीक है। तो पहला है सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। तो हायर सेल्स वॉल्यूम टिपिकली रिजल्ट्स इन लार्ज रिसीवेबल, ठीक है। तो आप अगर हायर सेल्स वगैरह कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप क्रेडिट पे दे रहे हो तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा आप क्रेडिट पे दे चुके होंगे, ठीक है। तो हायर सेल्स की वजह से हायर लार्ज रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको प्रॉपरली देखिए कि हाँ इस लिमिट तक हमको देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है, क्या क्रेडिट पॉलिसी रही है, ठीक है। अगर एकदम लिबरल रहेगी, ठीक है, आपकी कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है तो फिर उसमें डिले होती है पेमेंट्स में, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपना क्या है रिसीवेबल का साइज़ डिसाइड कीजिए कि हाँ इतने तक हम क्रेडिट पे दे सकते हैं। फिर है इंडस्ट्री नॉर्म्स। तो इंडस्ट्री नॉर्म्स क्या है, ठीक है। तो रिसीवेबल साइज़ हो सकता है डिपेंड करे इंडस्ट्री नॉर्म्स पर, ठीक है, स्टैंडर्ड जो भी सेट किए गए उसके हिसाब से। फिर है कस्टमर बेस, ठीक है। कस्टमर बेस में क्या है कि यहाँ पर बहुत तरह के अलग अलग तरह के आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ न्यू कस्टमर्स हैं, कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो अगर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ इनकी क्रेडिट वर्थिनेस क्या है, मतलब ये पे कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ठीक है, इनका पेमेंट बिहेवियर कैसे, टाइम पर पे कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करेगा आपका कि आपने कितना लिमिट तक उनको क्या है कि सेल करना है क्रेडिट पर, ठीक है, कितने कितने लेवल का आपको मतलब रिसीवेबल का साइज़ रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सीजनलिटी। अब सीजनलिटी का मतलब क्या है, देखो बिजनेस में क्या होता है बहुत सारे फ्लक्चुएशंस वगैरह होते रहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो सीजनल वेरिएशंस वगैरह है तो इसके ऊपर भी क्या है आपका डिपेंड करेगा कि आपको कितना मतलब रिसीवेबल साइज़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है।
इकोनॉमिक कंडीशंस क्या आ रही हैं, जैसे कि रिसेशन वगैरह, ग्रोथ पीरियड, ये सब ठीक है, से रिलेट हो गए। फिर है क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म में ये है कि द टर्म्स ऑफर टू कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स को कौन से टर्म्स बोले, मतलब कि किस टाइम तक पेमेंट कर देनी है, अगर अर्ली पेमेंट्स कर दी तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, क्रेडिट लिमिट सेट कर दो, ठीक है, वो भी, ये सब क्या है, ये सब भी अफेक्ट कर सकता है साइज ऑफ द रिसीवेबल्स। फिर हमारे पास है कलेक्शन एफर्ट्स, ठीक है, कलेक्शन एफर्ट्स में क्या है, कलेक्शन एफर्ट्स में ये कि जो भी इफेक्ट कलेक्शन पीरियड है, ठीक है, उसमें आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, कितने कितने एफर्ट्स डालकर आप वो कलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल बार बार कॉल रिमाइंडर्स देना कि हाँ प्रॉपरली मतलब आप पेमेंट कर दीजिए, और उनको कुछ ऑफर्स देना कि हाँ इस टाइम तक पेमेंट कर देना। तो ये सब एफर्ट्स जब आप डालते हैं तो ये भी आपका क्या अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं साइज ऑफ रिसीवेबल को, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव प्रेशर। कॉम्पिटिटिव प्रेशर में इम्पैक्ट जैसे आप कॉम्पिटिटिव प्रेशर कैसे, फॉर एग्जांपल कोई एक काफ़ी मतलब समझ लो मार्केट में दो इंडस्ट्री काम कर रही थी, ठीक है, तो अगर एक कंपनी जो है, अगर एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल करी है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है कि क्रेडिट पर दे देती है कस्टमर्स को, ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा क्रेडिट पे दे रही है तो उसकी ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है, तो इसी प्रेशर में आपने भी देना चालू कर दिया कि हाँ हम लोग भी इसी लेवल तक की क्या है लिमिट देंगे कस्टमर्स को। तो ये भी क्या हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है जो अफेक्ट कर सकता है रिसीवेबल साइज़ को। नेक्स्ट है क्रेडिट वर्थीनेस असेसमेंट। तो क्रेडिट वर्थीनेस असेसमेंट में क्या है, तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी कस्टमर की क्रेडिट को एक्सटेंड करने के लिए पहले आप उसको देखेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा रहा है पास्ट में, ठीक है, क्या उसकी क्रेडिट वर्थीनेस ठीक है, कि वो टाइम पर प्रॉपरली पेमेंट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, यू हैव टू असेस दैट। ओके, ऑलराइट, तो हमने देख लिया था कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं रिसीवेबल साइज में। पहला फैक्टर था सेल्स वॉल्यूम क्या रही है, ठीक है, फिर क्रेडिट पॉलिसी, इंडस्ट्री के नॉर्म्स क्या है, कस्टमर बेस क्या है आपका, सीजनलिटी क्या है, ठीक है, और फिर था इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, क्रेडिट टर्म्स क्या हैं, आप क्या क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, कलेक्शन एफर्ट्स, ठीक है। फिर हमने देखा था कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर है की वजह से क्या क्या मतलब आपका जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर है मार्केट में, ठीक है, वो भी आपका क्या इफेक्ट कर सकता है रिसीवेबल साइज़ को। फिर लास्ट में हमने देखा था क्रेडिट वर्थीनेस, राइट।